लड़के ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस खूबसूरत व्हाइट मूनलाइट आफत को पूरे स्कूल के लौंडे सिर आंखों पर बिठाते थे, वो चुपके चुपके पूरे 12 साल से उसी से एक तरफा प्यार करती थी। जब सालों बाद अचानक एक पुराने दोस्त का फोन आया और उसने पूछा, ओए लाओ लियांग, जू वांगसिंग याद है? अरे बिल्कुल याद है। अचानक उसका नाम क्यों ले रहा है? तूने आज की न्यूज नहीं? लेखिका जू वांगसिंग ने घर में ही नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट में लिखा था कि मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें हाई स्कूल के दिनों की उस भयानक रैगिंग और कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने, स्लट शेमिंग का दर्दनाक जिक्र था। उसने लिखा था, जिस गोली ने असल में मेरी जान ली है वो तो पहले ही चल चुकी थी। स्क्रीन को घूरते हुए तुम्हारे ऊपर गिर अपराध बोध का ऐसा पहाड़ टूटा कि सांसें रुक गईं, क्योंकि उस तबाही का तूफान अनजाने में किसी और ने नहीं बल्कि खुद तुमने ही पैदा किया था। तुमने खुद पर हंसते हुए टेबल पर रखी व्हिस्की की बोतल उठाई और गले के नीचे गटक ली ताकि अपनी अंतरात्मा के चीखने की आवाज को थोड़ा दबा सको। तभी अचानक बेहद जाना पहचाना ताना सुनाई दिया, ओए लाओ लियांग, कल रात फिर से किसी चक्कर में पड़े थे क्या? कैसी मुर्दों जैसी नींद सोए हो बे? तुम चकरा गए? अबे तू तो साउथ में जॉब कर रहा था ना, अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ा? और सबसे बड़ी बात, तू इतना जवान कैसे लग रहा है भाई? तुम अपनी ही दुनिया में खोए हुए बड़बड़ाने लगे। होंगजी ने तौबा करते हुए आंखें घुमाई। दिन अधाड़े कौन सी चरस फूंक कर बकवास कर रहा है? तुम्हें लगा कि तुम्हारा सिस्टम ही हिल गया है? तुमने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि क्लासरूम में टेस्ट पेपर्स के ऊंचे ऊंचे बंडल रखे हैं। सबसे आगे ब्लैकबोर्ड पर चौक से साफ साफ लिखा हुआ था, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम गाँव में अभी सिर्फ 276 दिन। तुम्हारा भेजा फ्राई हो चुका था। दिमाग की बत्ती जली और करंट लगा। अरे भाई, ये तो सीधे टाइम ट्रैवल हो गया है। क्या जू वांगसिंग का ट्रांसफर हो गया है या नहीं? तुमने अनायास ही पूछ लिया। सु होंगजी ने अजीब नजरों से देखते हुए आगे की तरफ इशारा किया। कौन सा ट्रांसफर भाई? वो देख, मैडम कितनी शरीफों की तरह अपनी सीट पर बैठी तो है। तुमने उस दिशा में देखा? होंगजी ने तुम्हारे भूत बने चेहरे के सामने हाथ हिलाए। ओए लाओ लियांग, कहाँ खो गया भाई? मुंह से लाट टपक रही है तेज। तुम होश में आए और अपने कमीने दोस्त को घूर कर देखा। तुमने सोचा, चलो शुक्र है अगर जू वांगसिंग का ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब वो बदनामी वाला कांड अभी हुआ ही नहीं है। तो आजकल उस म्यूलू शावर जेल वाली के साथ आंखें चार कर। जिगरी यार की इस चुटकी ने तुम्हारे दिल के उस बक्से को खोल दिया जिस पर धूल जम चुकी थी। सच कहें तो क्लास 1 से लेकर आज तक जू वांगसिंग और तुम हमेशा एक ही क्लास में रहे थे। इन 10-12 सालों में जू वांगसिंग की पर्सनैलिटी के लिए सिर्फ एक ही शब्द फिट बैठता है, परफेक्ट। वो हर एग्जाम में टॉप करती थी, स्कूल स्पोर्ट्स मीट की हमेशा की विनर थी और एनुअल फंक्शन की पियानो। ऐसी चमकती दमकती अप्सरा के पीछे दीवानों और वन साइड लवर्स की लाइन लगी रहती थी। टीनेज वाला कच्चा दिमाग तुम्हारा भी था, तो तुम भी अछूते कैसे रहते? पर पंगा ये था कि वो इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि किसी की उसके सामने मुंह खोलने की औकात ही नहीं होती थी, क्योंकि सबको पता था कि वो हमारी औकात से बाहर है। और टीनेज के छोकरों का तो पूछो मत, आशिकी का भूत हमेशा। म्यूलू, जिसे तुम प्यार से शावर जेल समझ लो, नाम की एक लड़की तुम्हारी जिंदगी में अचानक से प्रकट हो गई और तुम्हें ऐसा झूठा और मीठा धोखा दे बैठी कि मानो वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती हो। उस कच्ची उम्र के थोड़े बहुत दिखावे और फरेब के चक्कर में उस चांद जैसी दूर की मुर्गी के पीछे भागने के बजाय तुमने उस आसानी से मिलने वाली म्यूलू को अपना निशाना, तुम्हें पुकारने वाली और कोई नहीं, वही म्यूलू थी। वो अपनी चमचे लड़कियों की मंडली के साथ बैठकर बतिया रही थी। म्यूलू ने तुम्हें हाथ से इशारा किया और हुक्म चलाने वाले अंदाज में बोली, ओए अपना फोन इधर ला, मुझे दे। तुम्हें भयंकर गुस्सा आया और तुमने ठहाका लगाते हुए उसकी तरफ देखना तक मुनासिब नहीं समझा, सीधा मुंह फेर लिया। अबे बहरे! म्यूलू का माथा ठनका। इलियांग जिंग रोज तो कुत्ता बनकर मेरे पीछे घूमता था, आज अचानक इसको कौन सा भूत चढ़ गया है? वो गुस्से में तमतमाती हुई उठी और सीधे तुम्हारी डेस्क के पास आकर तुम्हारी बेंच का दराज खंगालने लगी। तेरी तो खोपड़ी फिर गए है क्या बे? तुमने आखिर गुस्से में दहाड़ मारी। इससे पहले कि तुम संभलते, म्यूलू ने तुम्हारे डेस्क से वो खुशी से फूली नहीं समाई और उछलते हुए अपनी सीट पर भाग गई। तुम उस कचरा फोन के लिए उससे पंगा नहीं लेना चाहते थे, सोच रहे थे कि भाड़ में जाए फोन, लेकिन अगले ही पल तुमने सुना कि म्यूलू और उसकी गैंग आपस में फुसफुसाकर गपशप कर रही है। तभी तुम्हारे दिल की घंटी बजी। फोन चाहे कचरा हो, लेकिन उस फोन के अंदर जो फोटो है वही तो असली तबाही की जड़। फोन हाथ लगते ही म्यूलू ने अपनी सहेलियों के सामने अपनी शातिर चाल चली और दबी आवाज में बोली, सुनो, कल रात जब मैं नाइट स्टडी के बाद घर लौट रही थी तो लियांग जिंग मुझे छोड़ने आया था। रास्ते में हमने क्या देखा जानते हो? सारी लड़कियां बेताब होकर बोल उठी। क्या क्या, बताना यार। म्यूलू ने सबसे आगे बैठी जू वांगसिंग की तरफ एक जहरीली और नीच नजर। सच में? अरे ये कैसे हो सकता है यार? लड़कियां आंखें फाड़कर हैरान रह गईं। शश, आवाज धीमी रखो। म्यूलू ने सबको चुप रहने का इशारा किया।
जैसे डर रही हो कि कहीं जू वांगसिंग सुन न ले। लेकिन जू वांगसिंग बेचारी अपनी किताब में ऐसे डूबी हुई थी कि उसने गर्दन घुमाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो इन घटिया गॉसिप्स और फालतू की नौटंकी से कोस। लड़कों की नज़रों में उसका ये एटीट्यूड कोल्ड ब्यूटी था, पर कुछ ईर्ष्यालु लड़कियों की नज़रों में वो आंखों की खटक थी। मुझे पता था तुम लोग यकीन नहीं करोगी, शुक्र है कि मैंने उसी वक्त लियांग जिंग से फोटो खिंचवा ली थी, लू ने फोन खोलते हुए कहा। जिस अमीर बूढ़े आदमी के साथ जू वांगसिंग होटल गई थी, उसकी गाड़ी भी कोई छोटी मोटी नहीं, सीधे मर्सिडीज बेंच थी। बात भले ही सीधे शब्दों में न कही गई हो, लेकिन इशारे का तीर बिल्कुल सटीक जगह पर लगा था। पूरी क्लास जानती थी कि जू वांगसिंग सिंगल मदर की औलाद है और उसकी माँ बैंक में एक मामूली सी क्लर्क है। एक तरफ हुस्न की मल्लिक जू वांगसिंग इतनी शिद्दत से पढ़ाई करती है, मुझे पक्का यकीन है वो ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती। चश्मे वाली एक भोली लड़की ने बीच में आकर बचाव किया। अरे पगली, मैं भी कौन सा कह रही हूं कि वो गलत है, पर आंखों देखा सच झुठलाया थोड़ी जा सकता है। वैसे पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, अगर घर में पैसों की तंगी हो तो इंसान क्या कुछ नहीं करता। म्यूलू ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए ऐसे हमदर्दी दिखाई जैसे वो उसकी सगी मौसी हो। मुंह पर दया का नाटक और दिल में जहरीली आग। वो अंदर ही अंदर भगवान से दुआ। जैसे ही फोन चालू हुआ, उसने गैलरी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक फुर्तीला हाथ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और फोन छीनकर खींच लिया। ओए लियांग जिंग, तू पागल हो गया है क्या? मेरा फोन वापस कर। म्यूलू ने आगबूला होकर चीख लगाई। दफा हो जा, अपनी शक्ल मत दिखाना। तुमने गुस्से में उसे झाड़ दिया। तुम अच्छी तरह जानते थे कि अगर इंच में तुमने ही तो अपनी बेवकूफ़ी से वो फोन म्यूलू को थमा दिया था, जिसकी वजह से वो तस्वीरें आग की तरह फैली और जू वांगसिंग की इज्जत का फालूदा बन गया था। और जब वो घटिया कीचड़ उस बेचारी पर उछाला गया तो उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा, न किसी से लड़ी न रोई, जिससे उन मक्कारों को लगा कि हम जो कह रहे हैं वो 100% सच है। लेकिन जू वांगसिंग उस गंदी अफवाह से अंदर ही अंदर टूटी जरूर होगी, पर वो टाइम बम तो 10 साल बाद जाकर फटना था। तुम नहीं चाहते थे कि वो इतिहास दोबारा दोहराया जाए। बेशक तुम ये सब जू वांगसिंग पर लट्टू होने की वजह से नहीं कर रहे थे, बल्कि ये तो बस एक आम इंसान की जागी हुई इंसानियत और जमीर का तकाजा था। म्यूलू ने गुस्से से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और छीन। हाँ, उसकी इस धमकी को सुनकर तुम्हें अपनी ही मूर्खता पर जोरदार हंसी आ गई। जवानी के दिनों में सचमुच तुम भी एक नंबर के महासिम हुआ करते थे। क्या करे, उस वक्त तुमने बिना ट्रेनिंग के ही सीधे म्यूलू जैसी शातिर पीयूए क्वीन और ड्रामेबाज मास्टर के जाल में कदम रख दिया था। असलियत तो ये थी कि म्यूलू को तुमसे जरा भी प्यार नहीं था, उसे तो बस एक जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए तब भी उसने तुम्हें नहीं बख्शा। फ्री का ट्यूटर अब सीधे अपग्रेड होकर उसका पर्सनल एटीएम मशीन बन चुका था। वो मजे से तुम्हारे पैसों पर ऐश करती और कॉलेज में हर हफ्ते नया बॉयफ्रेंड बदलती रही। जब तुम्हारी आंखें खुली तब तक कॉलेज का फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका था। जब उस धोखे और बेवकूफ़ी का इतिहास याद आता है, तुम्हारा खून खौल। अंगजिंग, तू हंस क्यों रहा है बे? तेरा माथा सनक गया है क्या? म्यूलू ने चिढ़कर पूछा। तुमने उसकी बकवास पर ध्यान देना छोड़ दिया, फोन जेब में दबाया और चुपचाप वहां से चलने लगे। तभी एक लड़की से रहा नहीं गया और उसने फुसफुसा कर पूछा, ओए लियांग, सच सच बता, क्या तूने और इस म्यूलू ने सचमुच जू वांगसिंग को किसी मर्द के साथ देखा था? साफ जा बेअक्ल के अंधों, ये नहीं दिख रहा कि मुंह पर एग्जाम आ रहे हैं? दिन रात फालतू की गंदगी दिमाग में भरने के अलावा कुछ काम है या नहीं? अपने माँ बाप के पैसों की थोड़ी तो इज्जत कर लो। तुम्हारी इस डांट से पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सब तुम्हें ऐसे घूरने लगे मानो कोई सख्त प्रिंसिपल भड़का बैठा हो। अच्छा, तो चक्कर ये है। म्यूलू को अचानक ब्रह्मज्ञान हुआ। उसका चिल्लाना इतना तेज था कि पूरी क्लास की नजरें तुम्हारी तरफ घूम गईं। अपना नाम सुनकर आगे बैठी जू वांगसिंग ने भी चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, तू खुद ही दिमाग की भट्टी में घटिया कहानियां पका रही है। तुमने म्यूलू से पिन छुड़ाने के लिए साफ साफ कह दिया और जू वांगसिंग के पक्ष में खड़े हो गए। तू झूठी सफाई मत दे। तुमने ठहाका लगाते हुए ताना मारा। जिसका खुद का कैरेक्टर मैला होता है उसे पूरी दुनिया गंदी ही नजर आती है। तेरी सोच ही इतनी सड़ी हुई है कि तो हर किसी को अपने चश्मे से देख रही है। म्यूलू की हालत चोरी और ऊपर से सिनाजोरी जैसी हो गई थी। वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तुम्हारी बात सुनकर पीछे बैठे कुछ लड़के दबी हंसी हंसने लगे। हूँ म्यूलू, तुमने उसकी इस नौटंकी को देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। वाह बेटा, रोने की एक्टिंग पर तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। तुम्हारी इस बात से उसका रोना और तेज हो गया। तुमने उसे घास डालना बंद किया और अपनी सीट पर लौट आए। बिना देर किए तुमने फोन की गैलरी खोली और वो सारी तस्वीरें हमेशा के लिए डिलीट कर दी। हालांकि उन फोटो में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन फालतू का तुम इसी उधरबुन में डूबे थे कि तभी तुम्हारी नज़र डेस्क पर पड़ी। वहां चुपके से एक व्हाइट रैबिट वाली सफ़ेद दूधिया टॉफी आकर बैठ गई थी। ओए लाओ लियांग,
तूने तो कसम से आज मियुलू से पक्का ब्रेकअप करके ही दम लिया है। सुहोंजी ने बगल से कोहनी मारते हुए जोश में कहा। तुम्हारा ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। तुमने डेस्क पर पड़ी वो टॉफी उठाई और पूछा। सुहोंजी अपनी धुन में लगा रहा। मैंने तुझे पहले ही कहा था भाई, तू और मियुलू एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं हो। जितनी जल्दी पिन छूटे उतना अच्छा। ये सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान तैर गई। पिछले जन्म में भी इसी दोस्त ने तुम्हें 1000 बार समझाया था, पर तुम्हारी खोपड़ी में सुअर की चर्बी भरी थी जो तुम जबरदस्ती जाकर उसका कुत्ता बन रहे थे। अच्छा ये बता, अभी तू और मियुलू क्या रायता फैला रहे थे बे? मुझे कान में हल्का फुल्का जू वांगसिंग का नाम सुनाई दिया था। सुहोंगजी की अंदर की चुगलखोर आत्मा अब 7वें आसमान पर नाच रही थी। कुछ नहीं यार, छोड़। तुमने फोन पॉकेट में डाला और बात को वहीं दफन कर दिया। ट्रिंग ट्रिंग। तभी सुबह की स्टडी की घंटी बज उठी। सारे छात्र अपनी अपनी बेड पर लौट आए और नए दिन का पाठ शुरू हो गया। तुम्हारी इस कान की वजह से स्कूल में तुम्हारा एक नया नाम भी पड़ गया था, लियांगचेन मेइजिंग। हालांकि नाम थोड़ा लंबा और बोलने में जबड़े का कचूमर निकालने वाला था। तुमने जैसे ही आलस से सिर उठाया, देखा कि भाई कसम से जू वांगसिंग तुम्हारी डेस्क के ठीक सामने खड़ी है। उसकी गोद में नोटबुक्स और होमवर्क का एक भारी भरकम पहाड़ जैसा गट्ठर था। क्या हुआ मैडम? तुमने जम्हाई लेते हुए पूछा। तूने अभी तक अपनी हिंदी की कॉपी जमा नहीं कराई है, जू वांगसिंग ने एकदम सपाट और ठंडे लहजे में कहा। हिंदी का होमवर्क क्या था बे? अच्छा वो अनुवाद वाला ना। रुक, ढूंढता हूं अपना बैग। तुमने अपना झोला उल्टा कर दिया और कॉपियां खंगालने लगे। एक एक करके नोटबुक निकालकर डेस्क पर सजाने लगे। उस पुराने टॉपर वाले जमाने की याद पर भरोसा करके तुम अभी भी उस गायब होमवर्क को ढूंढने में जुटे हुए थे। पास बैठे सुहोंजी ने ठहाका लगाए। अबे ओ लाउलिया, तुम्हारी हंसी छूट गई। अबे करोड़ों का एम्पायर चलाने वाला बिजनेस टाइकून आज इस जन्म में दोबारा स्कूल का होमवर्क चीट करने की जलालत झेल रहा है। चलो इसी बहाने बचपन का खोया हुआ बेवकूफाना दौर फिर से जी लेते हैं। अच्छा ये बता, अपनी क्लास में हिंदी में सबसे तेज कौन है बे? तुमने पूछा। अरे जू वांगसिंग भाई, और कौन? सुहोंजी ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक। तुम्हारे हाथ रुक गए और तुमने मुस्कुराकर पूछा। तुझे इस फितूर की बीमारी का चस्का कहाँ से लग गया बे? अबे गधे, वो सबको नाम से बुलाती है पर सिर्फ तुझे ही तेरे उस अजीबोगरीब निकनेम से पुकारती है। सुहोंजी ने अपनी दलील पेश की। और सुन, वो कभी किसी को अपनी कॉपी से चीटिंग नहीं करने देती, पर तेरे लिए उसने स्पेशल वीआईपी दरवाजा खोल रखा है। तुमने अपने